Okay, friends. So now we are going to talk about foreign investment in India, Chapter 8, Part 2. तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया में कैसा था वो हमें एक पॉइंट डिस्कस करना है अभी. Foreign investment became an important component of the process of globalization. Under a relatively closed and controlled economy, excessive foreign exchange needs of Indian economy for purpose of investment, imports of essential goods and services, technology imports, etc., were met by borrowing from international organization and foreign गवर्नमेंट्स. तो इन शॉर्ट हमारी कंट्री में हमें कोई भी कमोडिटी परचेस करनी है दूसरी कंट्री में से तो उसके लिए हमें पैसा चाहिए. वो मनी हमारे पास आ सकता है एक तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से और या तो जो डेवलप नेशन है उनके पास से. ये सबसे बेटर ये है कि हमारी कंट्री के पास खुद का पैसा हो. As there were several controls on foreign investment, we had to buy more goods and technology from abroad for which we needed foreign exchange. After 1991, India allowed direct investment in certain areas in increased proportion. Such investment would decrease our dependence on foreign borrowing as investment by efficient foreign companies will create employment, produce variety of goods, incomes and bring technology. तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट में हमने पॉलिसी थोड़ी चेंज की. इससे क्या हुआ कि फॉरेन की कंपनीज अब डायरेक्ट यहाँ पे इन्वेस्ट करेगी आफ्टर 1991. उससे हम जो दूसरी कंट्री के पास से पैसे लेते थे या तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से जो पैसे लेते थे लोन के हिसाब से, वो हमारी डिपेंडेंसी कम हो गई क्योंकि अब फॉरेन कंपनीज हमारी कंट्री में अपने प्लांट एस्टेब्लिश कर रही है. उसकी वजह से वो जो भी प्रोड्यूस करते हैं उसके ऊपर हमें टैक्स मिलता है. वो नई टेक्नोलॉजी हमारी कंट्री में लाते हैं, इसकी वजह से हमें थोड़ा बेनिफिट होता है. तो इस हिसाब से फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी हमारी कंट्री के लिए बेनिफिशियल हुई. अब ये जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट था वो दो टाइप का था. एक था फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट एंड सेकंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. तो फर्स्ट वी टॉक अबाउट फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट FII. Some foreign companies do not invest in plant and machinery in another country, say India. They invest funds in financial institutions and bond, stock, share markets in other countries. They buy such stocks from the bond, share markets in the country. Such investment is called foreign institutional investment or portfolio investment, and such companies have to register in India as foreign institutional investors. तो ये जो कंपनीज है वो यहाँ पे कोई फिजिकली इन्वेस्टमेंट नहीं करती है. मतलब में यहाँ पे ना ही कोई अपना प्लांट चालू करेंगे, नहीं और कोई मशीनरीज एस्टेब्लिश करेंगे. उसके बदले वो हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में इन्वेस्ट करते हैं. जैसे हमारा शेयर मार्केट है, स्टॉक मार्केट है, हमारे जो बॉन्ड्स है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, प्राइवेट कंपनी के बॉन्ड्स, दीज आर द इंस्ट्रूमेंट टू अर्न मनी. जो हम नेक्स्ट चैप्टर में जब बजट की बात करेंगे वो टाइम पे हम ये स्टॉक मार्केट और शेयर मार्केट की भी बात करेंगे. पर ये जो कंपनीज है वो यहाँ पे इन्वेस्ट करती है, इसलिए ऐसी कंपनीज को फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट कहा जाता है या तो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कहा जाता है. और इन इंडिया दे कैन इन्वेस्ट ओनली अप टू अ लिमिट स्पेसिफाइड बाय रूल्स. अब यहाँ पे वो इतना इन्वेस्ट कर सकते हैं जो एक लिमिट हमारी गवर्नमेंट ने डिसाइड की है, जो रूल्स और रेगुलेशन है उस हिसाब से. They have no direct
स्टेक इन द मैनेजमेंट ऑफ द होम कंपनी। अब यहाँ पे जो हमारी कंपनी है उसके अंदर उनका कोई भी इंटरफियरेंस होगा नहीं। हैंस फाइनेंशियल कैपिटल कम्स टू द होम कंट्री थ्रू द स्टॉक मार्केट। वो स्टॉक मार्केट के थ्रू आया। अभी जो प्रेजेंटली कोरोना की वजह से चाइना फॉरेन कंट्रीज़ के जितने भी बड़ी बड़ी कंपनीज़ है उसके शेयर कम रेट में परचेस कर रहा है। हमारे अभी इंडियन गवर्नमेंट ने बैन कर दिया चाइनीज़ इन्वेस्टर्स को इंडिया में इन्वेस्ट करने से, क्योंकि उन्होंने करीबन 1.70 लाख HDFC बैंक्स के शेयर परचेस कर लिए थे कम रेट में। तो यहाँ पे ये कम्प्लीटली डिपेंड होता है स्टॉक मार्केट के ऊपर। दिस टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट कम्स टू द होम कंट्री इन अ वेरी शॉर्ट स्पान ऑफ टाइम व्हेन फॉरेन कंपनीज बाय शेयर्स ऑफ होम कंट्री in large amount, and it can also leave the home country in an equally short span of time when foreign companies sell the home country share in bulk. तो ये जो इन्वेस्टमेंट होता है वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होता है। जब तक उनको शेयर जो भी शेयर परचेस किए उनकी प्राइस उनको ज़्यादा जब मिलेगी तो वो सब जितने भी बल्क में उन्होंने शेयर परचेस किए वो सेल कर देंगे और अपना इन्वेस्टमेंट वापस ले सकते हैं। हैंस funds take a flight in and out on the country easily, and thus this is considered to be a risky and अनस्टेबल काइंड ऑफ फॉरेन कैपिटल। क्योंकि यहाँ पे कोई फिक्स नहीं है। अभी जैसे कोई शेयर मार्केट में कोई कंपनी के शेयर के प्राइस ऊपर आए तो वो जो इन्वेस्टर है वो वहाँ पे जितने भी शेयर्स परचेस किए वो सेल करके अपना प्रॉफिट गेन कर लेगा, और यहाँ पे हमारी कंट्री का पैसा फॉरेन में चला जाएगा, ना ही कि फॉरेन का पैसा हमारी कंट्री में रहेगा। तो दिस इज़ नॉट द सेफ जोन ऑफ इन्वेस्टमेंट। और एक तरीका है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, FDI, जो आपने काफ़ी बार सुना होगा FDI के बारे में। तो व्हेन द होम कंट्री इन्वाइट्स कैपिटल बाय अलाउइंग फॉरेन इन्वेस्टर कंपनीज टू प्रोड्यूस एंड सेल डायरेक्टली इन इंडिया, सच इन्वेस्टमेंट इज कॉल्ड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे हमारी कंपनीज जो है वो फॉरेन प्रोड्यूसर और इन्वेस्टर्स जो है उनको इनवाइट करती है कि हमारी जो कंपनी है उसमें वो पैसा लगाए। इन FDI, फॉरेन कंपनीज डायरेक्टली सेट अप देयर बिजनेस इन इंडिया बाय कंस्ट्रक्टिंग देयर प्लांट्स, bringing in technology and producing, or collaborating with Indian companies to do so। तो इसमें कोई भी फॉरेन कंपनी डायरेक्ट इंडिया में अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती है, अपने प्लांट अपनी फैक्ट्रीज स्टार्ट कर सकती है, अपनी टेक्नोलॉजी ला सकती है, या तो कोई जो इंडियन कंपनीज है उसके साथ में वो टाई अप कर लेते हैं। दिस कंपनीज इधर मैनेज द एंटायर बिजनेस और हैव अ से इन मैनेजमेंट इफ़ दे आर कोलैबोरेटिंग पार्टनर्स। तो ऐसी जो कंपनीज है वो डायरेक्ट यहाँ पे बिजनेस करती है, अगर पार्टनरशिप है तो मैनेजमेंट में वो रहती है। तो ऐसा जो इन्वेस्टमेंट होता है उसको बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, FDI। अब ये जो FDI है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, उसका नेचर क्या है? तो नेचर ऑफ FDI कैन बी स्टेटेड एज it is physical establishment in the form of direct investment and hence stable for form of investment। क्योंकि यहाँ पे वो फिजिकल इन्वेस्ट कर रहे हैं, प्लांट डाल रहे हैं या तो मशीनरीज ला रहे हैं, तो ये लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट होता है, सेफ इन्वेस्टमेंट होता है। कि ये ऐसा नहीं है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट जैसा नहीं है कि मार्केट ऊपर आया तो अपना इन्वेस्टमेंट उन्होंने कैश कर लिया। यहाँ पे वो स्टेबल रहते हैं। It brings machines, materials and wealth to the home country। क्योंकि यहाँ पे जो भी मशीन्स या तो मटेरियल्स या जो भी उन्होंने प्लांट चालू किया वो तो अभी सपोज़ कोई कंपनी बंद होगी तो अपने साथ अपनी कंट्री में तो नहीं ले जाएंगे, वो यहाँ ही रहेगा। इट ब्रिंग्स न्यू टेक्नोलॉजी टू द कंट्री। अब यहाँ पे उनको प्रोडक्शन अच्छा चाहिए, प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाना है, तो जो नई टेक्नोलॉजी है वो उनको अप्लाई करनी पड़ेगी। तो हमारी कंट्री को नई टेक्नोलॉजी पता चलती है। इट ब्रिंग्स अ डिफरेंट वर्क कल्चर अलॉन्ग विथ इट। अब यहाँ पे फॉरेन लेबर भी होते हैं, ऑफिशियल भी होते हैं, तो यहाँ पे एक बॉन्डिंग हो जाती है जिससे हमें भी पता चलता है कि अदर कंट्रीज़ में क्या होता है।
तो इंडिया हैज़ सिस्टमेटिकली अलाउड एफडीआई इन इंक्रीज proportion in various sectors and India's foreign exchange earning have increased. तो हमारी कंट्री में हमने एफडीआई को एक सिस्टमेटिक कंडीशन में अलाउ किया, जिसकी वजह से आज की डेट में हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग है वो इंक्रीज़ हुआ है. अब हमारी कंट्री के पास पैसा है खुद का, हम डिपेंडेबल नहीं है. अब हमें देखना है कि इंडिया की फॉरेन ट्रेड पॉलिसी क्या है, तो वो देखते हैं हम. तो इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, दिस पॉलिसी रेगुलेट्स इंडियाज़ ट्रेड विथ अदर कंट्रीज. तो ये जो पॉलिसी है वो हमारी कंट्री का अदर कंट्री के साथ में क्या ट्रेड है उसको रेगुलेट्स करती है, मॉनिटर करती है. द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी ऑफ इंडिया ऑलवेज फेस्ड some challenges. First, need to control certain imports in order to protect domestic production for competition by foreign goods. तो ये imports को थोड़ा कंट्रोल करती है क्योंकि हमारी जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है उसको भी ये कंपटीशन से प्रोटेक्शन देना है. सेकंड है ensure enough imports of technology, machines, spare parts as well as resources to help increase domestic production and import substitutions. And third है control imports of goods unessential for India's development in order to save scarce foreign exchange. तो ये भी ध्यान रखते हैं कि जो अनएसेंशियल है, जो ज़रूरी नहीं है, ऐसे गुड्स का जो इंपोर्ट होता है उसको भी वो प्रोटेक्ट करते हैं जिससे हमारा फॉरेन एक्सचेंज बच जाए. और है encourage export to earn foreign exchange in order to pay for necessary imports. तो हमारे जो एक्सपोर्ट है उसको भी वो encourage करते हैं. नेक्स्ट है many Indian goods could not compete against the quality of foreign goods and hence increasing export was challenge for trade policy. तो हमारी जो प्रोडक्ट है इंडियन प्रोडक्ट वो क्वालिटी के मामले में पीछे थोड़ी होती है, इसकी वजह से एक्सपोर्ट करने में हमें दिक्कत होती है, जो एक बड़ा चैलेंज है हमारी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के लिए. और है प्रमोट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस बाय स्मॉल स्केल सेक्टर. स्मॉल स्केल सेक्टर को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो वैसे ही ट्राई करती है हमारे इंडियन फॉरेन ट्रेड पॉलिसी. और है द चैलेंजेस ऑफ फॉरेन ट्रेड आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ डोमेस्टिक ट्रेड एज फॉरेन ट्रेड इन्वॉल्व्स फॉरेन एक्सचेंज. तो जो डोमेस्टिक ट्रेड होता है उससे जो ये फॉरेन ट्रेड होता है उसकी पॉलिसी और जो कंडीशंस होती है वो अलग होती है, क्योंकि डोमेस्टिक ट्रेड में मनी हमारी कंट्री में ही रोटेट होता है, जबकि फॉरेन ट्रेड में हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज बढ़ता है, इसलिए यहाँ की जो टर्म्स और कंडीशन होती है वो अलग होती है. द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी ऑफ इंडिया वॉज फॉर्मुलेटेड एंड amended from time to time to deal with the challenges in the best possible manner. तो हमारी जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है उसमें टाइम टू टाइम चेंज होता है, जैसे डिमांड होती है, जो हमारी नेसेसिटी होती है उसके हिसाब से ये पॉलिसी के अंदर चेंजेस होता है. अब हमें देखना है स्टेजेस ऑफ इंडियंस फॉरेन ट्रेड. तो उसके दो स्टेज है, एक है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी बिफोर ग्लोबलाइजेशन यानी ग्लोबलाइजेशन से पहले जो सिचुएशन थी वो, और दूसरा है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी आफ्टर ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के बाद क्या चेंज हुए वो. तो सबसे पहले हम देखते हैं इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड पॉलिसी बिफोर ग्लोबलाइजेशन 1991. In the initial year after independence, India had to set up its administrative, economic and state functions in the interest of the nations. तो सबसे पहला हमारा जो प्रॉब्लम था वो टाइम पे इंडिपेंडेंस के बाद, तो एक अच्छी सी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम एस्टेब्लिश करनी थी, इकोनॉमिक सिस्टम सेट करनी थी, और स्टेट फंक्शन जो थे वो सेट करने थे हमें. After experiencing long period of foreign rule which was established after East India Company came to India for trade, India was not ready for many imported goods. At the same time, because of poverty and scarcity of foreign exchange, India was compelled to regulate imports.
एक्सपोर्ट्स वेयर ऑल्सो लिमिटेड। तो वो टाइम में हमारे पास ज़्यादा पैसा नहीं था, हम डिपेंडेबल थे और ज़्यादातर कमोडिटी हमें इंपोर्ट करनी पड़ती थी। वो टाइम पे हमारा जो एक्सपोर्ट था वो इतना नहीं था, बहुत लिमिटेड था। India adopted a mixed economy system after independence and steered strategic development through planning. India started setting up basic industries of large scale, and in order to establish such huge industries, we had to import costly machines, technology, and spare parts. Thus, scarcity of foreign exchange emerged, and restrictions were imposed on imports of consumer goods. तो वो टाइम पे हमारा सबसे पहला टारगेट था कि इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करें। उसके लिए लार्ज स्केल के ऊपर इन्वेस्टमेंट चाहिए था, मशीनरी, टेक्नोलॉजी, स्पेयर पार्ट्स हमें मंगाना पड़ता था और हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज की कमी थी। तो उसकी वजह से जो कंज्यूमर गुड्स थे उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन था, वो हम इंपोर्ट ज़्यादा नहीं करते थे। Hence, in the foreign trade policy in the initial year, emphasis was laid upon measures of protection for the domestic industries against foreign competition. तो सबसे पहला जो काम करना था वो था कि हमारी जो कंपनीज थी, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज थी, उसको फॉरेन कंपनीज से की कंपटीशन के सामने प्रोटेक्शन देना। With the various import restrictions were imposed and export promotion measures were introduced. तो import के ऊपर रिस्ट्रिक्शन हुआ कि सब वस्तु नहीं मंगा सकते थे और एक्सपोर्ट को ज़्यादा प्रमोशन मिला। Later on, along with the traditional items of exports like agriculture produce, handicraft, gems and jewelry, the export of non-traditional industrial goods were also promoted. तो जो हमारा एक्चुअली जो हमारा ट्रेंड था एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का, हैंडीक्राफ्ट का, जेम्स एंड ज्वेलरी का, उसके साथ में जो नॉन ट्रेडिशनल इंडस्ट्रियल गुड्स जो भी थे वो टाइम के, उसको प्रमोट करने की ट्राई की गई। रेट्स ऑफ एक्सचेंज वेर ऑफिशियली डिटरमाइंड एंड द रूपी वॉज डिवैल्यूड इन ऑर्डर टू इंक्रीज एक्सपोर्ट्स एंड रिड्यूस इम्पोर्ट्स। तो यहाँ पे जो रेट ऑफ एक्सचेंज था वो हमारी कंट्री हमारे हिसाब से वो डिसाइड करते थे और उसके लिए हमारे जो रुपीज़ है, हमारी करेंसी है, उसको डिवैल्यूड हुआ। यानी 1947 में देखने जाए तो $1 इज इक्वल टू 1 रुपीज़ था। वो जो गैप जो रेशियो था वो टाइम टू टाइम बढ़ता गया, यानी हमारी करेंसी की वैल्यू घटती गई। ये हमें क्यों करना पड़ा? क्योंकि हमें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को इंक्रीज़, हमारा जो एक्सपोर्ट है उसको बढ़ाना था और इंपोर्ट को रिड्यूस करना था। विथ डिवैल्यूशन imports did become costly, but since the items of imports were necessary for India's industrialization, there was no significant decline in import. तो जो डिवैल्यूशन हुआ रुपीज़ का, उसकी वजह से हमारा जो भी इंपोर्ट था वो कॉस्टली हो गया, पर जो इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए नेसेसरी था वो जो भी प्रोडक्ट्स था वो हमें मंगाना पड़ता था। इंपोर्ट बिल इंक्रीज एंड देयर वाज अ डेफिसिट इन इंडियाज़ बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो हम जो भी प्रोडक्ट बाहर से मंगाते थे उसका तो हमें बिल पे करना था, वो जो डेबिट था वो हमारा बढ़ता जा रहा था और उसके सामने हमारा जो इनकम सोर्स था वो कम था, इसलिए हमारी जो बैलेंस ऑफ पेमेंट जिसको बोलते हैं, वो काफ़ी उसमें अप्स एंड डाउन्स होने लगे। अ पॉलिसी ऑफ इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशंस वाज आल्सो एडॉप्टेड। Import substitutions is a policy of substituting imports by domestically produced goods. तो यहाँ पे हमने ये ट्राई की कि जो भी प्रोडक्ट हमें बाहर से लानी चाहिए उसका अगर सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट्स हमारी कंट्री में ही प्रोड्यूस हो तो वो मैक्सिमम हमें ट्राई करना था। दैट इज़ इम्पोर्ट आर रिड्यूस एंड रिप्लेस बाय डोमेस्टिक गुड्स। तो इस तरीके से हम इम्पोर्ट को कम करके हमारे जो डोमेस्टिक गुड्स थे उससे हम लोग उसको कम करने की ट्राई कर रहे थे। अब हमें देखना है कि इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड पॉलिसी आफ्टर ग्लोबलाइजेशन 1991। तो 1991 के बाद क्या हुआ?
तो आफ्टर 1991 इकोनॉमिक पॉलिसी इन इंडिया वे रिफॉर्म टू इन्हेंस ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे जितनी भी पॉलिसी थी हमारी वो चेंज करनी पड़ी। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी वॉज मेड आउटवर्ड लुकिंग फॉर अ रिस्ट्रिक्टिव इनवर्ड लुकिंग वन। Indian rupee was allowed to be converted into foreign currency at market rates from the earlier official conversion. Import export licensing was made easy. Now strict licensing exists only for crude, edible oils and chemical fertilizer। तो हमारा जो भी लाइसेंस सिस्टम था वो हमें चेंज करना पड़ा। हमारा जो इंडियन रुपीज़ का जो कन्वर्ट में इनटू फॉरेन करेंसी जो हम कन्वर्ट करते थे वो जो सिस्टम था वो हमें बदलना पड़ा। लाइसेंस जो हमने एग्जिस्ट रखा वो स्पेशली क्रूड और इडेबल ऑयल्स और केमिकल फर्टिलाइज़र के लिए स्ट्रिक्टली हमने फॉलो किया, बाकी सब में हमने रिलैक्सेशन दे दिया। With promotion of FDI and privatization, foreign companies can now sell variety of goods in India। तो ग्लोबलाइजेशन और FDI और प्राइवेटाइजेशन की वजह से फॉरेन कंपनीज हमारे यहाँ जो भी गुड्स सेल करना चाहते थे वो कर सकती थी। आफ्टर ग्लोबलाइजेशन इंडिया ट्रेड विथ नॉन ट्रेडिशनल ट्रेड पार्टनर्स और न्यू कंट्रीज इंक्रीज। ग्लोबलाइजेशन की वजह से हमारा जो ट्रेड होता था वो अब वर्ल्ड में ज़्यादा कंट्रीज़ के साथ में होने लगा। एंड न्यू ट्रेड पॉलिसी एम एट इंक्रीजिंग इंडियाज़ परसेंटेज शेयर इन वर्ल्ड ट्रेड। इसकी वजह से हमारा जो परसेंटेज था वर्ल्ड ट्रेड में वो थोड़ा इंक्रीज़ हुआ। इंडिया बिकेम अ मेंबर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इन 1995 एंड ट्रेड पॉलिसी चेंजेस वेर मेड अकॉर्डिंग टू WTO रूल्स। तो 1995 में हम WTO के मेंबर बने और अब जब हम WTO के मेंबर हैं तो हमें उसके रूल फॉलो करने थे। फॉर एग्जांपल चेंजेस वर मेड इन इंपोर्ट एक्सपोर्ट रूल फॉर एग्रीकल्चर गुड्स, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स एंड सो ऑन। तो जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट रूल्स एग्रीकल्चर फूड में जो भी WTO ने डिसाइड किए थे, इन्वेस्टमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट मेजर के लिए जो भी रूल WTO ने रूल्स बनाए थे वो हमें फॉलो करने थे। तो ये इतना फ़र्क पड़ा आफ्टर ग्लोबलाइजेशन कि बहुत सारी फॉरेन कंपनीज़ इंडिया में आई। इंडिया की जो प्रोडक्ट थी वो बहुत सारे अदर कंट्रीज़ में सेल होना चालू हुआ। हमारे जो इंडस्ट्रीज़ थी वो डायरेक्ट कंपटीशन में आने की वजह से उनका जो एक एटीट्यूड था वो चेंज हुआ। क्वालिटी अच्छी हुई, जो प्राइस था उसके ऊपर थोड़ा रिस्ट्रिक्शन यानी थोड़ी मोनोपोली कंट्रोल में आ गई। तो ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन, ये जितने भी रिफॉर्म्स तीन रिफॉर्म्स के अगर हम एवोल्यूट करें इसको तो यहाँ हमें बेनिफिट भी है और लॉसेस भी है। तो अब हम पहले उसको इवोल्यूट करके देखते हैं कि ये रिफॉर्म से क्या पता चलता है, वो पहले देखते हैं। तो इवोल्यूशन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स फ्रॉम 1951 इंडिया adopted socialist pattern of planning and in order to set up a society with equality it adopted narrow regulated and inward looking economic policies। क्योंकि तब हम कोई बाहर की कंट्री के साथ में ट्रेड करने में इतने इंटरेस्टेड नहीं थे, इसलिए वो नैरो एडॉप्टेड पॉलिसी और इनवर्ड लुकिंग इकोनॉमिक पॉलिसी बोली गई। आफ्टर 1991 इंडिया मेड दिस पॉलिसीज लिबरल, मार्केट ओरिएंटेड एंड आउटवर्ड लुकिंग फॉर प्रमोटिंग ट्रेड एंड डेवलपमेंट। तो 1991 के बाद में हमारा जो इनवर्ड लुकिंग ट्रेंड था उसको हम लोग ने चेंज किया। अब आउटवर्ड हम हो गए क्योंकि अदर कंट्रीज़ के साथ हम डील करने लगे। दिस ट्रांसफॉर्मेशन वॉज कॉल्ड द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। Evaluation of these reforms after almost 25 years can be done। तो एक था वो फेवरेबल इफ़ेक्ट ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। तो उसमें क्या था कि इकोनॉमिक
रिफॉर्म की वजह से क्या बेनिफिट हमें हुआ, तो इकोनॉमिक पॉलिसी रिफॉर्म्स इन द फॉर्म ऑफ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन increase the significance of the market forces of demand and supply, owing to which determination of price, wages and interest became market oriented and more realistic and less regulated. तो यहाँ पे अब डायरेक्ट कंपटीशन होने लगा, इसलिए हमारे भी जितनी भी कंपनीज थी उनको भी अपनी पॉलिसी को चेंज करना पड़ा, जो मेथड थी प्रोडक्शन की उसको बदलना पड़ा, जो मॉडर्नाइजेशन करने की ज़रूरत थी वो उनको करना पड़ा. Besides owning the reduced regulation, the decision regarding production, investment and distribution also became market oriented. अब पहले जो गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस था वो कम हो गया था यहाँ पे. अब जो भी डिसीजन लिया जाता था वो मार्केट ओरिएंटेड होता था, यानी मार्केट के स्ट्रेटजी के हिसाब से प्रोडक्शन होता था. The stern difference between domestic and foreign investment narrowed down, and certain effects favorable to India can be observed. तो अब हमारी जितनी भी कंपनीज थी वो डायरेक्ट फॉरेन कंपनीज के साथ में कंपटीशन में थी. इसकी वजह से क्या बेनिफिट हुआ, तो फर्स्ट कंज्यूमर स्टार्टेड गेटिंग वैरायटी ऑफ गुड्स ऑफ इंटरनेशनल क्वालिटी इजीली एंड एट रीजनेबल प्राइस. सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ कस्टमर्स को, क्योंकि उनको अभी अच्छी क्वालिटी की वस्तु कम प्राइस में मिल रही थी. सेकंड, द इंडियाज़ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स इंक्रीज. अब फॉरेन कंपनीज जो यहाँ पे आई तो उन्होंने यहाँ इन्वेस्ट किया, उसकी वजह से हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज था वो बढ़ा. थर्ड, इंडियाज़ एक्सपोर्ट इंक्रीज. हमारा जो एक्सपोर्ट था वो बढ़ा, क्योंकि अब अदर कंट्रीज़ के साथ में हमारा ट्रेड होता था. Along with increase in FDI, the risk of certain investment and debt burden of the state for importing costly technology etc. reduce. तो अब जब कोई भी फॉरेन कंपनीज यहाँ पे इन्वेस्ट करती थी FDI में, तो उसकी वजह से जो गवर्नमेंट के ऊपर जो बर्डन था जो कॉस्टली टेक्नोलॉजी परचेस करने का वो कम हो गया. लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट इंक्रीज इन द प्राइवेट सेक्टर विच इन टर्न इंक्रीज प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट. तो लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट यहाँ पे बढ़ा प्राइवेट सेक्टर में खास करके, उसकी वजह से प्रोडक्शन बढ़ा एंड एम्प्लॉयमेंट के चांस बढ़े. फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बिकम मोर मोबाइल विद इन द नेशन एंड बिटवीन नेशंस. जो 4 फैक्टर्स हमने पढ़े थे प्रोडक्शन के, वो कैपिटल, लैंड, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, लेबर, ये जो 4 फैक्टर्स थे प्रोडक्शन के, वो अभी इजीली मूवेबल हो गए, कंट्री के अंदर भी और अदर कंट्री में भी जा सकते थे. अंडर एन इरा ऑफ टू मैनी रेगुलेशंस, करप्शन, ब्यूरोक्रेटिक्स hurdles, delays in decision making and inflexibility in administration had become a common feature in policy implementation. All these are found to have gradually reduced after reforms. तो ये रिफॉर्म्स की वजह से गवर्नमेंट का पार्टिसिपेशन कम हो गया. अब गवर्नमेंट सेक्टर में जितने भी प्रॉब्लम्स थे करप्शन के, या तो ब्यूरोक्रेटिक हर्डल जो थी, या डिसीज़न लेने में जो प्रॉब्लम होता था, वो सब प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व होने लगे. सर्टेन सेक्टर्स विच आर सिग्निफिकेंट इन ग्रोथ बट नेग्लेक्टेड ओनिंग टू स्कैरसिटी of capital and government regulation got an impetus with private sector investment initiatives. तो कुछ सेक्टर्स ऐसे थे जहाँ पे उनको कैपिटल का प्रॉब्लम होता था, इन्वेस्टमेंट का, गवर्नमेंट रेगुलेशन की वजह से उनका डेवलपमेंट नहीं होता था, तो वो यहाँ पे थोड़ा कम हो गया. फॉर एग्जांपल नेचुरल गैस पाइपलाइंस, मॉडर्नाइजेशन ऑफ रेलवे एंड सो ऑन, तो ये सब में चेंजेस आया. Shortages of goods and services became a thing of past, rather variety increase. तो पहले जो हमारे यहाँ कंट्री में शॉर्टेज होती थी बहुत सारी कमोडिटीज़ की, फूड्स की, तो वो यहाँ पे अब कंट्रोल में आ गया था. अब हमारे पास सरप्लस प्रोडक्शन होता था. एंड सोशल एंड कल्चरल टाइज विद अदर नेशंस इम्प्रूव्ड. दूसरी कंट्री के साथ ट्रेड करते करते उनके साथ रिलेशन अच्छे होने लगे, मेंटेन करने लगे रिलेशन. तो ये एक बेनिफिट हमें हुआ. अब जो अनफेवरेबल इफेक्ट ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स थी, यानी जो हमें बेनिफिट नहीं था, लॉस था, वो क्या था,
तो द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑल्सो राइज सम सोशल कंसर्न इन इंडिया। उसमें सबसे पहला था स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज कुड नॉट विस्टैंड कंपटीशन फ्रॉम मल्टीनेशनल कंपनीज। तो हमारे जो छोटे छोटे ट्रेडर्स थे, जो स्मॉल इंडस्ट्री और कॉटेज इंडस्ट्री, वो मल्टीनेशनल कंपनीज के सामने लार्ज स्केल जो होती है उनके सामने ज़्यादा लंबे टाइम तक खड़े नहीं रह सकते थे। अब जैसे मॉल बन गया तो यहाँ किराने वाला फ्री हो गया, थम्सअप कोको कोला आ गया तो नारियल पानी वाला फ्री हो गया, तो ये एक नेगेटिव इफेक्ट हुआ। सेकंड था वो ग्लोबलाइजेशन स्टार्टेड अलोंग विद प्राइवेटाइजेशन। बिफोर द इंडियन प्राइवेट सेक्टर बिकेम एफिशिएंट, इंडियन कंपनीज स्टार्टेड फेसिंग कंपटीशन फ्रॉम फॉरेन कंपनीज एंड सम इंडियन कंपनीज सफर्ड अ सेटबैक। तो यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन जब चालू हुआ प्राइवेटाइजेशन के साथ में, तो हमारे जो प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज थी वो इतनी डेवलप नहीं हुई थी अब तक, पर फिर भी उनको फॉरेन कंपनीज के सामने कंपटीशन में आना पड़ा और उसकी वजह से उनको बहुत सारा प्रॉब्लम हुआ और उनको अपना जो भी डेवलपमेंट था वो उनका थोड़ा कम हो गया। थर्ड था वो सब्सिडीज वेर रिड्यूस इन मैनी सेक्टर्स एंड द सर्विसेज ऑफ दिस सेक्टर्स बिकेम एक्सपेंसिव। तो जो सब्सिडी गवर्नमेंट हेल्प करते थे वो रिड्यूस हो गया कुछ सेक्टर का, और उसकी वजह से वहाँ से जो सर्विसेज हमें मिलती थी वो सेक्टर की, वो एक्सपेंसिव हो गई। एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन डिटरमाइनिंग वैल्यू ऑफ इंडियन करेंसी wise foreign currencies was left to the market and hence fluctuated more। तो अब जो एक्सचेंज वैल्यू जो होती थी वो मार्केट बेस्ड हो गई थी, तो वो अप्स एंड डाउन्स बहुत होते थे उसमें। मैनी कंपनीज सफर्ड ओनिंग टू सच फ्लक्चुएशंस, क्योंकि इसमें क्या होता है कि रेट्स बढ़ते रहते हैं, कम हो जाते हैं, तो वहाँ पे जब रेट बढ़ते हैं तो हमारी कंपनीज को उतना पेमेंट ज़्यादा करना पड़ता है, और जब सामने से पेमेंट लेना हो वो टाइम पे अगर रेट्स कम है तो उतना ऑटोमेटिकली वो हमारी इंडियंस कंपनी को उतना लॉस हो जाता था। सम फॉरेन कंपनी स्टार्टेड सेलिंग देयर गुड्स एट unduly low prices in India. As a result, many Indian companies selling similar goods received a setback as they cannot produce and sell at such low price. Such a method of foreign companies is called dumping। तो जितने भी फॉरेन कंपनीज थी वो इतनी लो प्राइस में प्रोडक्ट को इंडिया में सेल करती थी कि हमारी जो इंडियन कंपनीज जो सिमिलर गुड्स प्रोड्यूस करती थी उसको इतनी प्राइस में वो सेल करना उनके लिए हानिकारक था, यानी वो इतनी कम प्राइस में वो सेल नहीं कर सकते थे। इसकी वजह से हमारी बहुत सारी कंपनीज़ को सेटबैक करना पड़ा। और ये जो मेथड है जो फॉरेन कंपनीज इतने कम प्राइस में प्रोडक्ट सेल करते हैं उसको बोलते हैं डंपिंग, और उसमें स्पेशली चाइना का नाम नंबर 1 पे है डंपिंग के मामले में, तो और उससे तो अमेरिका भी परेशान है। और जो प्रॉब्लम हुआ उसमें था मैनी पॉलिसीज ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इम्पोज स्ट्रिक्टली क्वालिटी मेजर्स एंड पोस्ट डिफ़िकल्टीज फॉर एक्सपोर्ट्स ऑफ कंट्रीज लाइक इंडिया। तो एक जो मेन प्रॉब्लम हुआ कि ग्लोबलाइजेशन जो था वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के हम मेंबर बने उसके बाद कंपलसरी हमारे लिए हो गया। अब उनके जो क्वालिटी मेजर्स है वो स्ट्रिक्ट है और वो हमारे ऊपर कंपलसरी वो इम्पोज करते हैं, इसलिए हमें प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है स्पेशली फॉर एक्सपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चर गुड्स में। अब हमें भी पता है कि भाई हमारी कंट्री एक डेवलपिंग नेशन है जहाँ पे अभी भी बहुत सारे प्रॉब्लम हैं, तो वो एग्रीकल्चर में हम उतना क्वालिटी मेंटेन नहीं कर पाते हैं, और WTO के हिसाब से हमें वो कंपलसरी करना था, अदरवाइज़ वो प्रोडक्ट हम इंटरनेशनल मार्केट में बेच नहीं सकते थे। To cope with the speed of privatization and globalization, the infrastructural facilities like electricity, roads, etc. proved insufficient। तो जितना स्पीड से प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन हुआ उसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो फैसिलिटी इतनी स्पीड में हमारी डेवलप नहीं हुई और वो इनसफिशिएंट थी। और था एक इनइक्वालिटीज़ ऑफ इकोनॉमिक पावर इंक्रीज। तो जैसे इकोनॉमिक पावर इंक्रीज़ हुआ
तो सोसाइटी में इनइक्वालिटी हो गई, दो ग्रुप बन गए, एक रिच पीपल और दूसरे पुअर पीपल, जो अभी तक हमारी कंट्री में प्रॉब्लम है। और एक जो हुआ वो था द प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ लाइफस्टाइल गुड्स इंक्रीज अगेंस्ट नेसेसिटीज़। तो ये जो ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन की वजह से प्रोडक्शन बढ़ा, और कौन सी कमोडिटी का प्रोडक्शन बढ़ा? तो ऐसी कमोडिटी का प्रोडक्शन बढ़ा जो लाइफस्टाइल गुड्स थे, ना ही कि जो नेसेसिटी थी, जैसे मशीनरीज प्रोड्यूस होनी चाहिए, साइंटिफिकली इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, उसके बदले जो हाउस होल्ड आइटम्स थी वो इम्पोर्ट हमारा बढ़ा, तो ये हमें लॉस हुआ। सम पीपल बिलीव दैट द सोशल कल्चरल फाउंडेशन ऑफ इंडिया आर थ्रेटन बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो ये वही पुरानी वाली बात है कि जब ब्रिटिशर्स आए तो कुछ लोग बोलते थे कि ब्रिटिशर्स के आने की वजह से हमारा रिलीजियस हर्ट हुआ है। वैसे ही कुछ लोग बिलीव करते थे कि हमारा सोशल कल्चरल फाउंडेशन है वो ये ग्लोबलाइजेशन की वजह से पीपल का, जो हम बोलते हैं ना कि फैशन चेंज हो गया या तो थॉट्स चेंज हो गए, वैसा भी लोग बिलीव करते थे। तो ये सब नेगेटिव इफेक्ट थी जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए वो। पर इन शॉर्ट मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि 1991 के बाद में इम्प्रूवमेंट हुआ है। पर एक बात ये भी सच है कि जो एक्सपेक्टेशन हमारी थी कि हमने सोचा था कि इतने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, इतना फॉरेन एक्सचेंज बढ़ेगा, वो टारगेट हमारा फुलफिल नहीं हुआ। फॉरेन कंपनीज यहाँ पे आई, पर वो यहाँ से मैक्सिमम प्रॉफिट अपनी कंट्री में ले जाती है, हमारी कंट्री को उतना बेनिफिट नहीं हुआ है। तो गवर्नमेंट को जितनी भी पॉलिसीज़ हमारी बनी हैं उसके ऊपर एक बार फिर से स्टडी करना चाहिए। हमें भी इतना नॉलेज होना चाहिए, इवन एज ए कंज्यूमर हमें भी ये ध्यान देना चाहिए कि कौन सी प्रोडक्ट इंडियन कंपनीज़ की है, कौन सी प्रोडक्ट फॉरेन कंपनीज़ की है। अगर हम इंडियन प्रोडक्ट्स परचेस करेंगे तो हमारा मनी हमारी कंट्री में रहेगा। अगर हम फॉरेन प्रोडक्ट्स परचेस करेंगे तो वो प्रॉफिट के में प्रॉफिट बन के दूसरी कंट्री में चला जाएगा, तो वो हमारी कंट्री के लिए लॉस है। पर फिर भी जो हमारा ग्रोथ 1950-51 से 1990-91 तक 3.5% के आजू बाजू था, वो 1991 के बाद हमारा बढ़ा, वो 6.8% 7% तक चला गया। तो ये सबसे बड़ा चेंज, ये जो इकोनॉमिक्स रिफॉर्म हुआ उसका सबसे बड़ा बेनिफिट हमें ये हुआ। अब ये थोड़े ग्लोसरी वर्ड्स हैं जो डिफाइन करेंगे, जितने भी पर्टिकुलर वर्ड्स है वो आपको एक बार देख लेने हैं। आई होप कि ये चैप्टर में जितनी भी डिस्कस हमने की है वो आपके समझ में आ गई होगी। अगर कोई भी क्वेरी है तो आप टेक्स्ट भी कर सकते हैं, इनबॉक्स में मैसेज भी कर सकते हैं और अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और एक रिक्वेस्ट है कि हो सके उतना ये वीडियो को आप शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को इसके बारे में इन्फॉर्म करें। जितना आप ये लाइक और शेयर करोगे उतना थोड़ा मेरा भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और कोई भी क्वेरी हो आप एनी टाइम मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। इसके बाद वाले वीडियो में जो हम देखेंगे वो नेशनल इनकम के बारे में बात करेंगे कि नेशनल इनकम क्या है, उसको कैसे मेज़र करते हैं। तो आई होप कि ये चैप्टर के बारे में आपको सब कुछ डिटेल में पता चल गया होगा। अगेन आई एम टेलिंग, इफ़ यू आर हैविंग एनी क्वेरी यू कैन टेक्स्ट मी एनी टाइम। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।